मेरा शौहर अपनी यतीम भतीजी को घर ले आया तो मैंने उसे जाहिर समझकर घर की नौकरानी बना दिया। मगर एक दिन मेरा जेवर गायब हो गया तो मैंने सारा इल्ज़ाम उस पर लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। थोड़ी देर बाद बेटी घर आई तो मुझे उसके पर्स से जेवर की रसीद मिली। मेरे होश उड़ गया, मैं भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि सारे पुलिस ऑफिसर उस यतीम लड़की के कदमों में गिरे माफ़ी मांग रहे थे। क्योंकि वो तो मैं हमेशा खुद को इस घर की मलका समझती थी। मेरे शौहर इमरान बहुत नरम दिल इंसान थे, जबकि मैं हर चीज़ अपनी मर्जी से चलाने की आदी थी। हमारे पास बड़ा घर था, नौकर चाकर थे, दौलत थी, इज्जत थी, और मुझे यही लगता था कि इस घर में जो कुछ होगा मेरी मर्जी से होगा। इमरान की एक आदत मुझे हमेशा से बहुत बुरी लगती थी। वो हर गरीब और मजबूर इंसान पर तरस खाने लगते। कभी किसी मुलाजिम की मदद करते, कभी किसी रिश्तेदार को पैसे दे देते, और अक्सर लोग उनकी इसी नरमी का फ़ायदा उठाते। मैं कई बार उन्हें समझा चुकी थी कि दुनिया हमदर्दी से नहीं अकल से चलती है, मगर वो हमेशा मुस्कुरा कर कहते, नादिया, अगर अल्लाह ताला ने हमें दिया है तो दूसरों के काम भी आना चाहिए। एक शाम इमरान घर आए तो उनके साथ एक दुबली पतली सी लड़की भी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था, कपड़े सादा थे और चेहरे पर अजीब सा खौफ था। मैं हैरत से इमरान को देखा तो वो बोले, नादिया, ये मरियम है, मेरे मरहूम कज़न की बेटी। आज इसके मामू ने भी इसे घर से निकाल दिया है। अब दुनिया में इसका कोई नहीं रहा। मैं इसे यहाँ ले आया हूँ। मैंने फ़ौरन नागवारी से लड़की को देखा और सख्त लहजे में कहा, तो अब ये यहाँ रहेगी? इमरान बोले, हाँ, कुछ दिन हमारे साथ रहेगी, जब तक इसकी ज़िंदगी संभल नहीं जाती। मुझे उस वक्त ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सुकून पर हमला कर दिया हो। मैंने दिल में फैसला कर लिया कि ये लड़की इस घर में आराम से नहीं रहेगी। अगले ही दिन मैंने मरियम को घर के सारे कामों में लगा दिया। सुबह जल्दी उठना, सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े इस्त्री करना, सब कुछ उसके ज़िम्मे लगा दिया। मरियम हर हुक्म खामोशी से मान लेती, न बहस करती, न शिकायत करती, बस खामोशी से काम करती रहती। उसकी यही खामोशी मुझे मज़ीद चिढ़ाने लगी थी। कभी कभी मैं जानबूझकर उसके सामने अपनी बेटी आयज़ा को महंगे तोहफे देती, ताकि उसे अपनी औकात याद रहे। एक दिन मैंने देखा मरियम सेहन में बैठकर किताब पढ़ रही है। मैंने गुस्से से किताब उसके हाथ से छीन ली और कहा, तुम यहाँ पढ़ने नहीं आई हो, जाकर काम करो। वो धीरे से बोली, आंटी, अब्बू चाहते थे मैं पढ़ लेकर कुछ बनूं। मैंने तंज़िया हंसी के साथ कहा, तुम जैसे लोग ख्वाब भी अच्छे देखते हैं, हकीकत में तुम लोगों को दूसरों के घरों में काम ही करना पड़ता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। इमरान अक्सर मरियम के हक में बात करते तो मुझे और गुस्सा आता। एक रात उन्होंने कहा, नादिया, तुम इसके साथ बहुत सख्ती करती हो, बच्ची पहले ही बहुत दुख देख चुकी है। मैंने फ़ौरन जवाब दिया, अगर इतनी ही फिक्र है तो किसी हॉस्टल में छोड़ आए। उसे इमरान खामोश हो गया, मगर उनकी आंखों में मायूसी थी। आयज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता मेरा रवैया अपना चुकी थी। वो अपने कपड़े मरियम से धुलवाती, जूते साफ करवाती, और कभी कभी उस पर चीख भी देती, मगर मरियम हमेशा खामोश रहती। एक दिन मेरी चंद अमीर सहेलियां घर आईं। मैंने जानबूझकर मरियम को उनके सामने चाय सर्व करने भेजा। मेरी एक दोस्त ने पूछा, ये नई नौकरानी कहाँ से मिली? मैंने हंसकर जवाब दिया, कोई दूर की रिश्तेदार है, बेसहारा थी तो रख लिया। मरियम का चेहरा उस वक्त बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया, मगर उसने सर झुका लिया। उसी रात इमरान ने पहली बार मुझ पर गुस्सा किया। वो बोले, तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम इस बच्ची की कितनी बेइज्जती करते हो? मैंने बेपरवाही से कहा, अगर इतनी तकलीफ़ है तो कहीं और ले जाएं। इमरान कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, नादिया, तुम मरियम को नहीं जानती। मैंने तंज़ी अंदाज में कहा, और आप जैसे जानते हैं। मैं गुस्से से उठकर आ गई। वक्त गुजरता गया। मरियम घर के हर काम में माहिर हो गई, मगर उसकी खामोश तबीयत वैसी ही रही। कभी कभी मैं देखती वो रात को छत पर अकेली बैठी आसमान को देखती रहती, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। एक दो बार मुझे अजीब सी बात महसूस हुई। मोहल्ले के कुछ लोग उसे देखकर एहतराम से सलाम करते। एक दिन चौकीदार ने भी कहा, बेगम साहिबा, ये लड़की बहुत शरीफ लगती है, पुलिस वाले भी इसे जानते हैं। मैंने फ़ौरन गुस्से से कहा, फजूल बातें मत करो, एक गरीब यतीम लड़की को कौन जानेगा। मगर उस दिन पहली बार मेरे दिल में हल्का सा शक ज़रूर पैदा हुआ। फिर एक सुबह ऐसा वाक़या हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मैं एक शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने लाकर खोला तो मेरा सबसे कीमती हीरे का सेट गायब था, वही सेट जो इमरान दुबई से लाए थे। मेरी चीख निकल गई। मैंने पूरा कमरा उलट पलट दिया, मगर जेवर नहीं मिला। गुस्से से मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने फ़ौरन सारे मुलाजमों को हाल में जमा किया और एक एक से पूछकर शुरू की। सब इनकार करते रहे। फिर मेरी नज़र मरियम पर पड़ी, जो खौफजदा खड़ी थी। मैं चीखी, सच बताओ, जेवर कहाँ छुपाया है? वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, आंटी, मैंने कुछ नहीं लिया। मगर उस वक्त मेरा दिमाग सिर्फ उसी पर अटक गया था। शायद मैं पहले ही उसे मुजरम समझ चुकी थी। इमरान घर पर नहीं थे, वो शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने फ़ौरन पुलिस बुला ली।
पुलिस वाले आए तो मरियम डर के मारे रो रही थी। एक ऑफिसर ने नरमी से पूछा, बेटा तुमने लिया है? मरियम ने आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं लिया, मगर मैं मुसलसल शोर मचा रही थी, यही चोर है, यही लेकर गई है, इसके अलावा घर में और कौन आएगा। पुलिस वाले उसे साथ ले जाने लगे तो वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में खौफ से ज़्यादा दुख था, जैसे उसे यकीन ना आ रहा कि मैं उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकती हूँ। उसने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, आंटी मैंने वाकई कुछ नहीं लिया, मगर इस वक्त मेरा दिल पत्थर बन चुका था। तकरीबन 1 घंटे बाद आयज़ा कॉलेज से वापस आई। वो बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसके हाथ में पर्स था जो बार बार उसके हाथ से फिसल रहा था। मैंने गुस्से में उसे सारा वाक़या बताया तो उसका रंग उड़ गया। अचानक उसके पर्स से एक कागज़ नीचे गिरा। मैंने बेध्यानी में उठाया, मगर जैसे ही उस पर नज़र पड़ी मेरे हाथ कांपने लगे। वो इसी हीरे के सेट की रसीद थी। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ौरन आयज़ा की तरफ देखा। उसका चेहरा ज़र्द पड़ चुका था। मैं चीखी, ये रसीद तुम्हारे पास कैसे आई? ये रसीद तो सेट के साथ पड़ी थी। आयज़ा रोने लगी और कांपती हुई आवाज़ में बोली, मामा मैंने वो सेट अपनी दोस्त को पार्टी में पहनने के लिए दिया था। मैं आपको बताना भूल गई। मेरे जिस्म से जैसे जान निकल गई। मुझे एक लम्हे में एहसास हुआ कि मैंने क्या कर दिया है। मेरे दिमाग में सिर्फ मरियम का रोता हुआ चेहरा घूम रहा था। मैंने फ़ौरन गाड़ी निकाली और पागलों की तरह पुलिस स्टेशन की तरफ भागी। रास्ते भर मेरे हाथ कांपते रहे, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं सिर्फ यही दुआ मांग रही थी कि कहीं देर ना हो जाए। मगर जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां का मंजर देखकर मेरे कदम वहीं जम गए। सारे पुलिस ऑफिसर एक कतार में खड़े थे और मरियम के सामने सर झुकाए माफ़ी मांग रहे थे, और उनके दरमियान खड़ा एक आला ऑफिसर गुस्से से चीख रहा था, तुम लोगों को अंदाज़ा भी है तुमने किसके साथ ये सलूक किया है? मेरी सांस रुक गई, क्योंकि अगले ही लम्हे उस ऑफिसर ने मरियम की तरफ इतराम से देखते हुए कहा, मैडम हमें माफ़ कर दें, हम आपको पहचान नहीं सके। मेरी टांगें बुरी तरह से कांप रही थीं। मैं पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर खड़ी थी और सामने वही मरियम बैठी थी जिसे मैं चंद घंटे पहले चोर कहकर यहाँ भिजवा आई थी। मगर अब उसके सामने पूरा पुलिस स्टेशन झुका हुआ था। एक सीनियर ऑफिसर बार बार उससे माफ़ी मांग रहा था, जबकि बाकी एहलकार नज़रें झुकाए खामोश खड़े थे। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, आखिर एक यतीम और बेसहारा लड़की के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है। मैंने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया तो अचानक एक ऑफिसर ने मुझे सख्त नज़रों से देखा और बोला, आपने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी आवाज़ जैसे गुम हो गई थी। मैंने बमुश्किल कहा, मुझसे गलतफहमी हो गई थी, जेवर मेरी बेटी के पास था। मैं मरियम से माफ़ी मांगने आई हूँ। मरियम ने पहली बार मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसकी खामोशी पहले से ज़्यादा मजबूत लग रही थी। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक बाहर कई गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। चंद आला ऑफिसर तेज़ी से अंदर आए और सीधे मरियम के सामने खड़े हो गए। उनमें से एक ने अदब से कहा, मैडम आप ठीक हैं? हमें जैसी ही खबर मिली हम फ़ौरन पहुंच गए। मेरे हाथ ठंडे पड़ गया। मैं हैरत से सब देख रही थी। फिर एक ऑफिसर ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, शायद आपको मालूम नहीं आपने किस पर इल्ज़ाम लगाया है। ये मरियम सलीम हैदर है। हाल ही में सीएसएस का इम्तहान पास किया है और ट्रेनिंग के लिए इसी शहर आई हैं। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने बेयकीनी से मरियम की तरफ देखा। वो खामोश बैठी हुई थी, जैसे उसे दुनिया को अपनी हकीकत साबित करने की ज़रूरत ही ना हो। ऑफिसर मुसलसल बोल रहा था, मरियम के वालिद मरहूम डीआईजी सलीम हैदर थे, जिन्हें पूरा महकमा इज्जत देता था। उनकी शहादत के बाद रिश्तेदारों ने जायदाद हड़प कर ली, मगर मरियम ने कभी अपने वालिद के नाम का सहारा नहीं लिया। उसने यतीमी और गुर्बत में रहकर पढ़ाई की और इस साल पूरे सूबे में नुमाया पोजीशन के साथ सीएसएस पास किया है। अब हुकूमत ने उन्हें इस शहर में ट्रेनिंग के लिए भेजा है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ज़ोर से मेरे गुरूर को ज़मीन पर दे मारा हो। मेरे जहन में एक एक मंजर घूमने लगा। वो दिन जब मैंने उसके हाथ से किताब छीनी थी, वो लम्हा जब मैंने अपनी सहेलियों के सामने उसे नौकरानी कहा था, वो रात जब वो छत पर खामोश बैठी आसमान देखती रहती थी और मैं उसे हकीर समझती थी, जबकि हकीकत में वो अपनी टूटी हुई ज़िंदगी को जोड़ने में लगी हुई थी। मैं लरसते कदमों से उसके करीब गई और उसके हाथ पकड़ लिए। मरियम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती की। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर मरियम ने आहिस्ता से अपने हाथ खींच लिए और धीरे से बोली, आंटी अगर आज रसीद ना मिलती तो क्या आप फिर भी मुझे बेकसूर मान लेती? मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मेरी नज़रें झुक गईं। उसी वक्त इमरान भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया। शायद किसी ने उन्हें फ़ोन कर दिया था। वो अंदर आए तो मंजर देख कर साकित रह गया। फिर उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। उनकी आंखों में शदीद नाराज़गी थी। वो मेरे करीब आए और धीमी मगर सख्त आवाज़ में बोले, नादिया तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मैं हमेशा कहता था मरियम को हकीर मत समझो, मगर तुमने उसकी इज्जत मट्टी में मिला दी। मैं रोने लगी। इमरान मुझसे गलती हो गई। इमरान ने तल्खी से कहा, गलती नहीं, जुल्म हुआ है। पुलिस स्टेशन में मौजूद एक खातून ऑफिसर मरियम के करीब आई और मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखा।
वो बोली। मरियम, पूरी एकेडमी में तुम्हारी मेहनत की मिसाल दी जाती है। तुमने जिन हालात में इम्तहान पास किया है वहाँ लोग हार मान जाते हैं, मगर तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रही थी। मेरा दिल डूबता जा रहा था। अचानक आयज़ा भी पुलिस स्टेशन पहुंच गई। उसकी हालत ख़राब थी। वो रोती हुई मरियम के सामने आके और बोली, बाजी, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैंने वक्त पर सच नहीं बताया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मरियम ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, गलती तुमसे हुई, मगर नफ़रत तुम्हारी माँ के दिल में थी। ये जुमला सीधा मेरे दिल में तीर की तरह लगा। मैं सर झुका कर रोने लगी। फिर मरियम आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हुई। पूरा पुलिस स्टेशन खामोश हो गया। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, आंटी, जब अंकल मुझे यहाँ लाए थे तो मेरे पास वाकई कुछ नहीं था। ना घर, ना सहारा, ना कोई अपना। मगर एक चीज़ मेरे पास थी, मेरी इज्जत, मेरी मेहनत और मेरे ख्वाब। मगर आपने हर दिन मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं कमतर हूँ। आपने मुझे नौकरानी बनाया, मेरी किताबें छीनी, मेरी बेइज्जती की, मगर मैं खामोश रही, क्योंकि मैं जानती थी एक दिन मेरी मेहनत जवाब देगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर हर लफ्ज़ मेरे गुरूर को तोड़ रहा था। वो मज़ीद बोली, मैंने सीएसएस का इम्तहान रातों को जाकर पास किया है। मैं दूसरों के घरों में ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फ़ीस जमा करती रही। मैंने कभी किसी से हमदर्दी नहीं मांगी, क्योंकि मेरे अब्बू ने सिखाया था कि इज़्ज़त मांगी नहीं, कमाई जाती है। मगर आज पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं वाकई बहुत कमज़ोर हूँ, क्योंकि जिन लोगों को मैं अपना समझने लगी थी उन्होंने ही मुझे चोर बना दिया। ये सुनकर इमरान की आंखें भी भर आईं। उन्होंने आगे बढ़कर मरियम के सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें इस घर में महफूज ना रख सका। मरियम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर उसने फ़ौरन अपने आंसू साफ कर लिए, जैसे वो कमज़ोर दिखाई नहीं देना चाहती थी। फिर उसने बहुत सुकून से कहा, अंकल, आपने हमेशा बाप की तरह मेरा साथ दिया है। कुछ देर बाद एक सरकारी गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर आकर रुकी। एक सीनियर ब्यूरोक्रेट अंदर आए और सीधे मरियम के पास गए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, ऑफिसर मरियम, आपकी ट्रेनिंग का शेड्यूल तैयार हो गया है। कल से आप अकेडमी ज्वाइन करेंगे। पूरे पुलिस स्टेशन ने एहतराम से उनकी तरफ देखा और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि असल ताकत खामोश मेहनत में होती है, ना कि दौलत और गुरूर में। मैं रोती हुई दोबारा मरियम से माफ़ी मांगी और बोली, बेटा, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी गलती के साथ ज़िंदा नहीं रह सकूँगी। मरियम कुछ लम्हे खामोश रही, फिर उसने धीरे से कहा, मैं आपसे नफ़रत नहीं करती आंटी, क्योंकि नफ़रत इंसान को आप जैसा बना देती है। मगर अब मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती जहाँ मेरी इज्जत मर चुकी है। ये कहकर वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ चलने लगी। इमरान फ़ौरन उसके पीछे गया, मगर उसने रुककर सिर्फ इतना कहा, अंकल, कुछ फासले ज़रूरी होते हैं ताकि इंसान अपनी असल पहचान हासिल कर सके। मैं वहीं पर बैठी रह गई। मेरी बेटी मेरे साथ रो रही थी और पूरा पुलिस स्टेशन खामोशी से हमें देख रहा था। उस समय पहली बार मुझे एहसास हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी गुर्बत पैसों की नहीं, सोच की होती है, और मैं अपनी सोच में दुनिया की सबसे गरीब औरत बन चुकी थी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। कहानी के मुताबिक अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।